गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और आज का जो चैप्टर मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बच्चे, उसका नाम है यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को समझने से पहले ना हमें काफी सारी चीजें समझनी है कि हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, किस तरीके से हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो हम थोड़ी सी डिटेल करेंगे इसकी। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है व्हाई इकोनॉमी फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर्स टू ईयर। कहता है यानी कि टाइम टू टाइम आपने देखा है कि इकोनॉमी जो है बेटा वो फ्लक्चुएट करती है काफी ज्यादा। फ्लक्चुएट का मतलब होता है कभी अप जाती है कभी डाउन जाती है, तो ऐसा होता क्यों है? क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो बेटा इन सम ईयर्स प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस। कुछ सालों में हमने देखा है कि जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन है क्या हुआ है, काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अब जब वो इंक्रीज होता है तो क्या होता है बच्चे, एक तो इकोनॉमी ग्रोथ देखेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और दूसरा क्या होगा बेटा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। तो सिंपल सा रूल है कि अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उसके साथ क्या होगा बेटा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और मोर एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों को रोजगार क्या मिलेगा बच्चे, ज्यादा मिलेगा। ठीक है। अब कहता है इन सम ईयर्स, लेकिन कुछ सालों में हमने ये देखा कि प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉल्स। अब बढ़ने की जगह क्या हुआ बच्चे, वो गिर गया। तो जब गिरेगा तो जो जो अभी हमने इंक्रीज होने पे पढ़ा उसका अपोजिट हो जाएगा, क्या वो हम देखते हैं। क्या, इकोनॉमी श्रिंक्स। इकोनॉमी ग्रो की जगह क्या हो जाएगी बेटा, अब श्रिंक होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद प्रोडक्शन फॉल्स, प्रोडक्शन गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की जगह क्या हो जाएगा बच्चे, अब अनएम्प्लॉयमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहां तक आपको बहुत इजीली समझ आ गया, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब हम यहाँ पे एक चीज पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इसका नाम है यहाँ पे आपका ट्रेड साइकिल। एक्चुअल के अंदर क्या होता है बेटा, जब हम बिजनेस करते हैं, किसी भी इकोनॉमी की बात करते हैं ना, उसमें एक ट्रेड साइकिल होती है। ट्रेड साइकिल होती है क्या है, ये टर्म्स आपने सुने भी होंगे बेटा। इकोनॉमी के अंदर ना ये चार फेजेस देखने को मिलते हैं। एक आता है बूम। बूम का मतलब क्या होता है, काफी तेजी से ग्रो कर रही है इकोनॉमी, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इकोनॉमी के अंदर, प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी क्या हो रहा है, ये बूम सेशन कहलाता है हमारा। फिर आता है बेटा एक मंदी के हालात आते हैं, रिसेशन, यानी कि अब इकोनॉमी बढ़ने की जगह क्या हो गई, घटनी स्टार्ट हो जाती है। और एक होती है बेटा डेथ वाली सिचुएशन कह लो, यानी कि इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई है। डिप्रेशन में कब जाता है बंदा, जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो डिप्रेशन में जाने का मतलब क्या है बच्चे यहाँ पे, कि इकोनॉमी की हालत क्या हो गई है, बिल्कुल ही खराब हो गई है। लेकिन उसके बाद एक स्टेज स्टार्ट होती है आपकी, क्या, रिकवरी। तो ये चार स्टेजेस होती हैं। पहली बूम, जब बहुत अच्छी चलती है इकोनॉमी। दूसरी रिसेशन, रिसेशन का मतलब ये नहीं होता कि खत्म हो गई इकोनॉमी, हाँ, लेकिन डाउनफॉल देखने को मिलता है, वो रिकवर किया जा सकता है। लेकिन एक स्टेज होती है हमारी डिप्रेशन, जो सबसे ज्यादा चिंता यानी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। तो देखिए द ग्रेट डिप्रेशन 1929 टू 1939, देखो ये एक 10 सालों के डिकेड्स आया था पूरा का पूरा, जिसके अंदर हमारी इकोनॉमी रिसेशन में नहीं गई थी। उसमें किस में गई थी बच्चे, वो डिप्रेशन में गई थी। यानी इकोनॉमी क्या चली गई थी, बिल्कुल पूरे तरीके से डिप्रेशन में चली गई थी। कैसे, पीपल इन द सिटीज वुड वेट इन अ लाइन फॉर अ फूड टू ब्रिंग देयर फैमिली, यानी इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि उनको लाइनों में लगना पड़ता था खाने के लिए भी, यानी खाना चाहिए तो काफी घंटों की लाइनों में लगने के बाद उनको क्या प्रोवाइड होता था बच्चे, खाना मिलता था। सम फैमिलीज वर फोर्स्ड टू मूव बिकॉज दे हैड नो मनी, कुछ फैमिलीज को अपने घर बार को छोड़ के, यानी अपनी स्टेट्स को छोड़ के इधर जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास अब बिल्कुल भी पैसा नहीं था। अब 3,30,000 कुड नॉट गो टू स्कूल, यानी इतने बच्चे थे बेटा, जो कि 3,30,000 बच्चे जो थे, 33,000 बच्चे जो कि स्कूल नहीं जा पा रहे थे। 1 लाख बिजनेस जो थे वो क्या हो गए थे, पूरे तरीके से फेल हो गए थे। और 1 मिलियन लॉस्ट देयर होम्स, और 1 मिलियन फैमिलीज ने उस टाइम पे ड्यूरिंग द डिकेड 1929 टू 39 अपने घरों को क्या किया था बच्चे, खो दिया था। अब 10,797 बैंक्स फेल्ड आउट ओवर 25,000, यानी लगभग जो 25,000 बैंक उस टाइम पे काम कर रहे थे बेटा, उसमें से लगभग 10,797 बैंक जो थे क्या हो गए थे बेटा, एक तरीके से बिल्कुल भी फेल हो चुके थे अपने काम में। स्टॉक वैल्यूज फेल फ्रॉम $89 बिलियन टू $15, यानी कुछ स्टॉक्स की वैल्यू 89 बिलियन से कम हो गई, कितनी हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ 15 हो गई थी। या हम कह सकते हैं 381 रुपए से कितनी हो गई थी, 41 रुपए हो गई थी। देखो आप कितना बड़ा डाउनफॉल था बच्चे। ये रेयर टू रेयर आता है किसी भी इकोनॉमी में, ऐसा नहीं है कि देखो रिसेशन, डिप्रेशन, सॉरी रिसेशन और आपका बूम पीरियड ये चलते रहते हैं। ठीक है, कभी डिप्रेशन, लेकिन जो डिप्रेशन है बेटा ये लॉन्ग टर्म में कभी ही कभी देखने को मिलेगा, ये ऐसा नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे या टाइम टू टाइम आता रहता है। ठीक है, चलिए अब आता है बेटा कि रोल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट को क्या रोल प्ले करना था, सबसे पहले बेटा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आनी थी, एम्प्लॉयमेंट लेवल लेके आना था, फुल एम्प्लॉयमेंट। अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी क्या होता है। इकोनॉमी को ग्रो करना था, क्योंकि इकोनॉमी क्या हो गई थी, श्रिंक हो गई थी, नीचे जा रही थी। और इन्फ्लेशन को क्या करना था, कम। इन्फ्लेशन क्या होती है बच्चे, हमारी महंगाई।
यानी गवर्नमेंट को ये कुछ मेजर रोल प्ले करने थे, जिसके अंदर से ये चार हमने यहाँ पे पढ़े हैं जो इस चैप्टर से लिंक करेंगे हमारे, ठीक है। अब गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव, गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती थी, देखते हैं बेटा। देखो कहते हैं जॉन मेनार्ड केनीज 1883 से 1946 तक ये रहे। इन शॉर्ट रन इन अ फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नेशनल इनकम एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इन्होंने क्या कहा कि अगर हम शॉर्ट रन की बात करते हैं, शॉर्ट रन मतलब एक साल के अंदर अंदर की बात करते हैं, तो बेसिकली किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो नेशनल इनकम है या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, नेशनल इनकम और उस देश की जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि रोजगार कितना मिलेगा, वो डिपेंड करता है बेटा वहां के एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। यानी अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसको ऐसे समझते हैं हम। बेटा डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ेगा, भाई सीधी सी बात है। जब खरीदने के लिए लोग आएंगे तो हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे बच्चे, तो क्या होगा, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी जो है बच्चे वो क्या करेगी, यहाँ पे ग्रो करेगी। तो इन्होंने ये समझाया कि शॉर्ट रन के अंदर अगर हम नेशनल इनकम और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को जज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो मेन फैक्टर्स क्या है बच्चे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब हम समझते हैं कि इकोनॉमी यूज द मॉडल। जो इकोनॉमिस्ट थे ना बेटा, उन्होंने दो मॉडल्स यूज करे जो हमने अभी डिस्कस भी करें, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, टू एग्जामाइन द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। यानी शॉर्ट टर्म के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, यानी हम बेसिकली कह सकते हैं बूम और रिसेशन आता है, उसको मेजर करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने दो मॉडल्स निकाले, जिसका नाम क्या था बच्चे यहाँ पे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। हाउ द इंटरेक्शन बिटवीन, अब किस तरीके से ये काम करते हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ लेवल ऑफ इनकम को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर करनी पड़ती है बच्चे, हमें अपने एग्रीगेट सप्लाई के। बेटा देखो ये हमने 11th में भी पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कब आता है, व्हेन डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, लेकिन वो हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करती है बच्चे, इंडिविजुअल लेवल को। लेकिन अब जो ये आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो बच्चे, ये किस में पढ़ रहे हैं हम, मैक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल किसकी बात करती है, एज अ होल, पूरी की पूरी इकोनॉमी की, पूरे के पूरे देश की। तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम निकालना है तो कैसे आएगा बच्चे, जब एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होगी बेटा, हमारी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी, ठीक है। अब कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड है क्या, पहले हम ये समझ लेते हैं बेटा। देखो अभी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले एक एग्जांपल दूंगा बेटा। देखो सपोज करो बेटा एक जनरल स्टोर है, ठीक है, एक जनरल स्टोर है जिसका नाम है मान लो एबीसी। एबीसी एक जनरल स्टोर है बेटा, यहां पे देखेंगे आप। हमें यह पता करना है बच्चे कि इसकी टोटल एग्रीगेट डिमांड कितनी है। तो इसको पता करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं बेटा। पहला तरीका क्या है, मैं स्टॉक मेंटेन करूं। स्टॉक मेंटेन का मतलब मैं देखूं कि भाई आज सुबह से इसने 10 सरफ की थैलियां बेची है, 20 किलो इसने चीनी बेची है, 50 किलो इसने आटा बेचा है, इस तरीके से, है ना। और एक तरीका मेरे पास है, उसे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये बताओ कि अगर आप सोच के देखो कि हमने चलो ये मेंटेन कर लिया स्टॉक, मैंने पता कर लिया भाई इस दुकानदार की कितनी सेल थी, तो क्या इस बेस पे मैं इंडिया में जितनी भी दुकानें हैं उनकी स्टॉक को मेजर कर पाऊंगा, मैं ये पता कर पाऊंगा कि भारत में जितनी भी दुकानें हैं उसमें कितना कितना सामान रोज का बिक रहा है। ये पॉसिबल नहीं है, ये कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि अगर एग्रीगेट डिमांड में स्टॉक कॉन्सेप्ट पे निकालूंगा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, इसी दुकान का मैं एग्जांपल लूं कि सुबह इसने बेटा अपने कैश काउंटर में 1000 रुपए रखे, इसके पास सुबह कैश कितना था, 1000 रुपए। अब उस 1000 रुपए में शाम को जाते हुए इसने देखा कि अब टोटल जो हो गए थे वो कितने हो गए थे बेटा, 10,000 रुपए हो गए थे। तो उस 10,000 में से अगर मैं ये 1000 रुपए यहां माइनस करता हूं, तो यानी आज टोटल उसने टोटल सेल कितने की करी है, 9,000 की। या हुई कैन से कि आज की उसकी दुकान की जो डिमांड थी वो कितनी थी बेटा, 9,000 रुपए की थी। तो यही होती है एग्रीगेट डिमांड, यानी कि ऑल ओवर इकोनॉमी के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जितना भी पैसा कंज्यूमर के द्वारा गुड्स और सर्विसेज पे खर्चा जाता है, उसका सम जो होता है बेटा, वही क्या दर्शाती है हमारी, वो किसको एक्सप्लेन करती है, किसको दिखाती है, एग्रीगेट डिमांड को दिखाती है। देखिए कहते हैं एग्रीगेट डिमांड refers to the desired expenditure for a final goods and services in the economy। यानी फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे जो मैं पैसा टोटल खर्चा करता हूं
वही क्या कहलाती है बच्चे, हमारी एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। यानी टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय अ कंज्यूमर फॉर परचेजिंग अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इज नोन एज अ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है बच्चे। अब कंपोनेंट्स क्या है बेटा, एग्रीगेट डिमांड मिलके किसको बनती है बेटा, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस में एम। अब ये है क्या चीजें, C stands for a consumption expenditure, I stands for investment expenditure, G stands for government expenditure और X minus M is equals to export minus import यानी कि net export के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए आइए अब हम देखते हैं आगे बच्चे की एक एक टर्म समझते हैं हम। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करूं तो यहाँ पे टर्म किससे रिलेट करता है बेटा, ये कंजप्शन, और कंजप्शन किससे रिलेट करती है, कंज्यूमर से। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड आर एबल एंड विलिंग टू बाय, यानी हाउस होल्ड के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज वो खरीदते हैं या खरीदना चाहते हैं। अब इसका डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। लेकिन ये डिमांड किस पे डिपेंड करती है बच्चे, हमारी डिस्पोजेबल इनकम पे। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या है बेटा, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है जो भी बच्चे आपने पैसा कमाया सारा कुछ निकालने के बाद आपके पास इन हैंड खर्चने के लिए जो डिस्पोज करने के लिए पैसा बचता है वो क्या कहलाती है, आपकी डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। अब ये नहीं है कि आप लाख रुपए की आपका इनकम आ रही है तो लाख रुपए आपकी डिस्पोजेबल इनकम नहीं हुई। भाई मैं लाख रुपए की सैलरी कमाता हूं, मुझे उसमें से 10,000 रुपए का बिल भरना है, 10,000 रुपए को गवर्नमेंट के टैक्स देना है, हाउस रेंट देना है, तो ये सारी चीजें मैं करूंगा। उसको निकालने के बाद इन हैंड जो मेरे पास खर्चने के लिए पैसा बचेगा वो डिस्पोजेबल इनकम है। तो अगर मेरी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो मेरी डिमांड भी क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी, और अगर मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो मेरी डिमांड भी क्या होगी बच्चे, यहाँ पे कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इन्वेस्टमेंट जो करता है बेटा वो करता है सप्लायर, या फिर हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोड्यूसर। ये कौन करता है बच्चे, जो मैन्युफैक्चर होता है, जो सप्लाई करता है, जो प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, रेफर्स टू द प्लान एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ अ कैपिटल एसेट्स एंड अ रॉ मटेरियल। भाई किसी भी प्रोड्यूसर के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है उसकी कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स क्या होती है ये समझते हैं, मशीनरी, यानी जिनका यूज वो सालों तक कर सकता है, जिससे वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। जैसे कि इसमें क्या आया बेटा, आपका मशीनरी आई सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या आता है बेटा आपका यहाँ पे, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल। भाई सिंपल सी लॉजिक, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे दिया ना, फिक्स्ड एसेट्स क्या है, मशीनरी, रॉ मटेरियल हो गया ये। मान लो एक गन्ने की मशीन है, बेसिकली गन्ने की मशीन नहीं, एक शुगर मिल है, तो शुगर मिल के अंदर बच्चे जो उसने मशीनरी लगा रखी है वो क्या है, उसके लिए कैपिटल एसेट्स हो गई। और उसमें वो जो गन्ना डालेगा वो गन्ना क्या है, उसके लिए रॉ मटेरियल। तो उसको खरीदने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो क्या कहलाता है बच्चे, हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये मार्जिनल एफिशिएंसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, इसको समझते हैं। बेटा देखो ज्यादातर जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है क्या लेके, लोन लेके। ठीक है, और उस लोन पे आपको क्या देना पड़ता है बच्चे, यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, अब अगर इस इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दिया जाए, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोला जाता है यहाँ पे ROI। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको, यहाँ पे ROI। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बच्चे लोग जो हैं वो लोन क्या लेंगे, कम लेंगे, और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो लोगों को कम ब्याज में ज्यादा लोन मिलेगा, तो वो लोन ज्यादा लेंगे। जब लोन ज्यादा लेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी, और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाएगी। तो ये होता है बेटा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है डिपेंड किस पे करता है बेटा, हमारी ROI पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बच्चे, हमारी ROI पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या आता है बेटा यहाँ पे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट किस पे खर्चा करती है, ठीक है, गवर्नमेंट खर्चा करती है रेफर्स टू द प्लान एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जो गवर्नमेंट ने प्लान कर रखा है, बेसिकली प्लान कैसे कर रखा है, गवर्नमेंट ने सोचा है कि इस इकोनॉमी या इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें ये खर्चे करने हैं, जैसे कि हमें एक बांध बनाना है या हमें सड़कें बनानी है, कुछ भी एक्सवाइजेड जो गवर्नमेंट ने प्लान खर्चे सोच रखे हैं उस पर किया गया खर्चा क्या कहलाता है बेटा, उसका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब नेट एक्सपोर्ट क्या है बेटा यहाँ पे,
डिफरेंस बिटवीन द डिमांड ऑफ आवर गुड्स एंड द सर्विसेज बाय अ फॉरेन कंट्रीज ओवर आवर कंट्री डिमांड फॉर द, बेसिकली इतना समझते हैं इसको कि ये हो गया एक्सपोर्ट, और इसमें से आप माइनस कर दो क्या बच्चे, इंपोर्ट, तो ये क्या बन जाएगा आपका नेट एक्सपोर्ट। ये जो लाइन लिखी है ना कि हमारे गुड्स की डिमांड कितनी है बाहर, वो क्या होता है एक्सपोर्ट, और हम उनके गुड्स की डिमांड कितनी करते हैं वो क्या कहलाता है बच्चे, इंपोर्ट। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है बेटा, नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, अब बेटा जेएम किनीज टू सेक्टर मॉडल्स, ये इकोनॉमिस्ट थे बेटा जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। कैसे, इन फ्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी। देखो बेटा फ्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है, फ्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है बेटा वो इकोनॉमी जिसके अंदर जो भी प्राइसेस तय होंगे या जो भी चेंजेस आएंगे वो आएंगे डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, इकोनॉमी इज टू बी ट्रीटेड एज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, इसको हम क्या मान के चलते हैं बेटा, एक क्लोज्ड इकोनॉमी मान के चलते हैं। अभी मैं बताता हूं आपको ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी होती क्या है। देखो बेटा टू सेक्टर मॉडल में यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी प्लस आई मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी इसमें सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो ये कौन सी इकोनॉमी होगा बेटा, टू सेक्टर इकोनॉमी कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, टू सेक्टर, हाउस होल्ड यानी बेसिकली मैं कह सकता हूं कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। अब आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है, अभी हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिपेंड करेगा आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है भाई, मैं कहीं पे भी पैसा लगाता हूं तो क्या देख के लगाता हूं कि अगर मैंने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करा तो मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। अगर मेरे को उम्मीद होती है बच्चे की अगर मैंने यहाँ पे पैसा लगाया तो भाई मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इन्वेस्टमेंट भी क्या करूंगा बेटा, वहां पे ज्यादा करूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया था, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए जो हम लोन लेते हैं उसके ऊपर हमें जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो क्या कहलाता है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसी के ऊपर हमारा क्या डिपेंड करता है बच्चे, इन्वेस्टमेंट डिपेंड भी करती है। अब टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है क्या बेटा, दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है इकोनॉमी के अंदर, एक होती है ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस का मतलब नॉट डिपेंड ऑन द इनकम लेवल, ये आपकी इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये आपने करनी ही करनी है। ठीक है, यानी बेसिकली जब आपकी इनकम जीरो होती है तब भी आप इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करते ही करते हो। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम, यानी कि अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे, अगर आपकी इनकम कम होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी बच्चे, यहाँ पे कम होगी। ठीक है, अब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस देखते हैं बेटा। सबसे पहला तो अभी पढ़ा हमने कि ये इनकम पे डिपेंड नहीं करती, ये लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व इज कांस्टेंट एंड पैरेलल टू एक्सिस। देखो बेटा इसका जो कर्व बनेगा ना, ये क्या बनेगा बेटा हमारा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों बनेगा बच्चे, क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, इनकम जीरो लेवल पे भी आपकी क्या रहेगी, ये चलती चली जाएगी। लेकिन जब हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग, इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम मान के चलते हैं हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी क्या होती चली जाएगी बेटा, यहाँ पे इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, अब टिप्स क्या है बेटा इसमें कि इन शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट इज एज्यूम टू बी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, लेकिन जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं ना, बहुत लंबे समय की बात नहीं करते, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है बेटा वो कैसी हो रही है, ऑटोनॉमस हो रही है, यानी लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं।